तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी हमारे दुनिया का इकाई 6 पढ़ने वाले हैं, यानी चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एशिया। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का ए टू जेड क्वेश्चन आंसर हल करने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। ये ऑनलाइन जो अवेलेबल है किताब, उसमें इसी तरह का दिया हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं पीडीएफ से। तो देखिए बहुविकल्पिक प्रश्न उत्तर, ठीक है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो टिक मारना है, सही विकल्प को चुनना है। देखिए एशिया के पूर्व में है, एशिया के पूर्व, देखिए मैप पे है ना, पूरब किस तरफ होता है? पूरब इस तरफ होता है, पूरब, ठीक है। इधर होता है पश्चिम, मैप पे बता रहा है। इधर होता है उत्तर और इधर होता है दक्षिण, ठीक है। ये आपको पता ही होगा। देखिए एशिया के पूर्व में है, तो एशिया के पूर्व में ना प्रशांत महासागर है, ठीक है। देखिए संसार की छत कहलाती है, तो संसार की छत है ना तिब्बत का पठार कहलाते हैं। कौन? तिब्बत का पठार, ठीक है। एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु है, एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु नीचे की जलवायु है, तो शीतोष्ण है, ठीक है। हल्का गर्मी होता है, हल्का ठंडा होता है, तो इसको बोलेंगे शीतोष्ण। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? ईरान है, ठीक है। हांगहो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई, तो हांगहो नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई चीन में, ठीक है। यहाँ पर देखिए तिब्बत है, तो तिब्बत ये भारत का है ना, जैसे भारत यहाँ पे है, तो भारत के ऊपर में है तिब्बत, ठीक है। ये हो गया। और कुछ तो है नहीं। ईरान, देखिए ईरान कहाँ? तो भारत यहाँ पे है ना, मान लेते हैं, तो ईरान इस तरफ है, ठीक है। ईरान इस तरफ, ठीक है। होता ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो और आगे बढ़ेंगे ना तो हमें मिलेगा ईरान। आगे देखिए सही मिलान करें, तो देखिए लिखा हुआ सही मिलान करें। तो देखिए रेडियर, रेडियर ये सब क्या होगा? कोनधारी वृक्ष, ये सब दिखा हुआ। तो देखिए रेडियर है ना, ये टुंड्रा प्रदेश में मिलता है। कोनधारी वृक्ष है ना, ये टैगा, ठीक है। और ठंडी जल धारा कहाँ मिलती है? क्यूराइल में। त्योहारों का देश फिलीपींस को कहते हैं, ठीक है, फिलीपींस को। और घास का मैदान को ना स्टेपी कहते हैं, घास के मैदान को। और साइबेरिया है ना, ये उत्तर एशिया में है, ठीक है, उत्तर एशिया। जैसे एशिया यहाँ पर ऐसे है, ठीक है। तो ये इसकी इस तरफ वाले भाग में है, ठीक है। भारत के ऊपर क्या है? चाइना है, तिब्बत, तिब्बत है, चाइना है, उसके ऊपर मंगोलिया है, उसके ऊपर रूस है, तो वहीं मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। एशिया महादेश की चौहद्दी लिखें। चौहद्दी मतलब चारों तरफ कौन कौन ना क्या क्या चीज है। देखिए एशिया महादेश की चौहद्दी, देखिए एशिया महादेश के पूर्व में क्या है? प्रशांत महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर हो गया। पश्चिम में क्या है? पूर्व पश्चिम, इधर पश्चिम में यूरोप है और अफ्रीका है, ठीक है। और दक्षिण में नीचे, दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। और उत्तर में है ना, उत्तर में ऊपर आर्कटिक महासागर है, ठीक है। अब देखिए एशिया को यूरोप से अलग करने वाले प्राकृतिक कारकों के नाम लिखें। तो देखिए एशिया को यूरोप से अलग करने वाले प्राकृतिक कारकों का नाम क्या है? डार डानेलिस जल संधि है, बासपोरस जल संधि, मारमारा सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और यूराल नदी है। आगे देखिए सभ्यताओं का पलना एशिया को क्यों कहा जाता है? सभ्यताओं का पलना, तो देखिए उत्तर लिखेंगे। दजला फुरात नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? इराक में। सिंधु नदी घाटी की सभ्यता ये थी कहाँ? भारत और पाकिस्तान में। हांगो नदी घाटी सभ्यता ये थी चीन में। ये सभी प्राचीन सभ्यता हैं, एशिया महादेश में ही विकसित हुए हैं, ठीक है। प्राचीन सभ्यता नहीं, यहाँ पर लोगों का जो रहन सहन है ये विकसित हुआ कहाँ? यही एशिया महादेश में। इतनी सारी सभ्यताओं का एक ही महादेश में उत्थान, यानी ये तरक्की किया, और पतन यानी समाप्त हो गया, एक अभूतपूर्व घटना है, यानी एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। इसलिए एशिया को सभ्यताओं का पलना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्राचीन सभ्यताएं हैं ना, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत पुरानी पुरानी सभ्यताएं हैं ये विकसित हुई हैं, इसी कारण से इसको सभ्यताओं का पलना कहा जाता है एशिया को। अब देखिए एशिया महादेश में कृषि निर्वहन का प्रमुख साधन है। कैसे? कृषि निर्वहन मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, अपना घर चलाने के लिए है ना खेती बाड़ी करते हैं, सिर्फ घर चलाने के लिए, तो उसको कृषि निर्वहन कहते हैं। तो देखिए एशिया महादेश में कृषि निर्वहन का प्रमुख साधन है, क्योंकि यहाँ के कृषक है ना, किसान समाज ने परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि के तरीकों को समन्वित रूप से अपनाया है।
ठीक है। परंपरागत कृषि में तो बहुत जो पुराने तरीके से जो खेती हो रहा है, ठीक है, कि हाँ हल चला दिए हैं, ठीक है, सिंचाई कर दिए हैं, बीज बो दिए हैं, ठीक है, फिर क्या, फिर फसल होगा, फिर इसमें और कुछ समय अंतराल पे सिंचाई किए हैं, इस तरह से। ये परंपरागत कृषि हो गया। आधुनिक कृषि जैसे बूंद बूंद सिंचाई हो गया, स्प्रिंकलर की सहायता से सिंचाई हो गया, अत्याधुनिक मशीनों की सहायता से, है ना, खेती में काम करेंगे, तो ये आधुनिक कृषि हो गया। तो समन्वित रूप से अपनाया है, दोनों को अपनाया है। धान गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल है, क्योंकि ये अनाज के रूप में, है ना, मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है, धान और गेहूं, ठीक है। तो एशिया महादेश में कृषि निर्वहन का प्रमुख साधन है। तो यहाँ के लोग है ना, समतल भूमि है, उपजाऊ मिट्टी है, तो यहाँ पर लोग खेती करते हैं। और जमीन सबका बहुत सारे किसानों का छोटा छोटा होता है ना, तो उतना ही उत्पादन होता है जितना से उनका जीवन निर्वहन हो सके। चौथा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे, अधिकतम कितना, 200 शब्द में। तो देखिए, एशिया विविधताओं से भरा प्रदेश है। कैसे? विविधताओं से भरा प्रदेश है। तो विविधताओं का मतलब क्या होगा ना, कि एशिया में अलग अलग जगह पे जाएंगे ना, तो कहीं ठंडा मिलेगा, कहीं गर्मी, कहीं, ठीक है, बीच बीच में, ठीक है। और ये सब चीज़ें विविधताओं से भरा प्रदेश है। और जब जलवायु अलग 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 टाइप का है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के फसलें उपजाई जाएंगी, विभिन्न प्रकार के फल फूल उपजाए जाएंगे। तो उत्तर लिखेंगे, एशिया महादेश की जलवायु में काफ़ी विविधता है। इसी महादेश में सर्वाधिक ठंडा प्रदेश भी है और सर्वाधिक गर्म प्रदेश तो पड़ता ही है, ठीक है। सर्वाधिक ठंडा प्रदेश एशिया में है और सबसे गर्म प्रदेश भी एशिया में है। साथ ही सबसे आर्द्र यानी सबसे नमी वाला और सबसे शुष्क क्षेत्र भी पाए जाते हैं एशिया में ही है। तो देखिए कितना ज़्यादा क्या विविधता है। सबसे ठंडा प्रदेश, सबसे गर्म प्रदेश, सबसे आर्द्र और सबसे नमी वाला और सबसे शुष्क, सब के सब क्या है, एशिया में ही पड़ता है। एशिया के उत्तरी भाग की जलवायु है ना, अत्यंत क्या ठंडी है, ठीक है। तो भारत के ऊपर बता ना, जैसे भारत है, तो भारत के ऊपर क्या तिब्बत और चीन होता है ना, तिब्बत पे चीन अधिकार कर लिया, चीन के ऊपर मंगोलिया है और मंगोलिया के ऊपर क्या है, रूस है, ठीक है, रूस है। तो देखिए रूस में स्थित बरखो या शक का तापमान तो -90 डिग्री तक पहुंच जाता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस में ना पानी बर्फ में बदल जाता है, ये -90 डिग्री सेल्सियस है। सबसे गर्म प्रदेश है ना मित्रावा, कुवैत एशिया में ही है, ठीक है, कुवैत में है। तो मान लेते हैं कि भारत है ना, भारत इधर है, तो कुवैत देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, इराक, ईरान, कुवैत, इस तरह से मिलेगा आपको, ठीक है, इस दिशा में मिलेगा, ठीक है। तो ये दिशा भी याद रखना है कि कौन सा देश किस तरफ पड़ता है। लेकिन दक्षिणी क्षेत्र में अधिकांशतः ना गर्मी का मौसम रहता है, क्योंकि जैसे भारत है, तो फिर आपको पता होगा कि नीचे से ना विषुवत रेखा गुजरता है, तो विषुवत रेखा पे सूरज का प्रकाश है ना सीधा पड़ता है, तो जाहिर सी बात है गर्मी होगा जो विषुवत रेखा के नज़दीक होगा। तो देखिए उसके बाद देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में ना मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो मानसून की सहायता से क्या होता है, बारिश होता है। जबकि दक्षिण में भूमध्य रेखा के समीप विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। विषुवतीय, यहाँ पर क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगा, क्योंकि सूरज का प्रकाश है ना सीधा पड़ता है। आगे देखिए, एशिया महादेश की आबादी विशाल है, क्यों? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, एशिया महादेश की आबादी विशाल है, इसकी कुछ मुख्य वजह निम्न है, ठीक है। मुख्य वजह क्या क्या है, तो देखिए पहला है ना कि एशिया का भूभाग है ना विशाल है, ठीक है, बहुत बड़ा जमीन है यहाँ पे, और यहाँ बसने लायक क्षेत्र भी बहुत अधिक है, ठीक है। बहुत जगह है ना, अधिकतर बहुत सारा जगह, तो जैसे मान लेते हैं कि महादेश है, तो बहुत सारा जगह के रेगिस्तान रहेगा, तो रहने लायक नहीं है, ठीक है, बहुत कम लोग रहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये इतना भाग है, तो ये क्या, ये उपजाऊ नहीं है, तो इतना ही भाग बचा रहने लायक। तो ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे एशिया का क्या भूभाग क्या विशाल है और यहाँ बचने लायक बहुत क्षेत्र है। एशिया के न गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र जैसी उपजाऊ नदी घाटियों ने आदिम काल से ही मानव बस्तियों को आकर्षित किया है। तो पहले लोग बसते थे, जो नदी बह रहा है ना उसके किनारे ही लोग बसते थे, ठीक है, क्योंकि पानी तो डेली डेली चाहिए, ठीक है। खेतों की सिंचाई करना है तो इसी नदी से करेंगे। और तालाब के नज़दीक कैसे रहेंगे, तालाब तो सूख जाता है गर्मी के मौसम में, लेकिन नदियाँ क्या, नदियों में पानी जरूर रहता है, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही कम से कम। तो देखिए एशिया में जो गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, और भारत की बात करें तो, ठीक है, तो उपजाऊ नदी घाट ये क्या करते हैं, जैसे नदी ऐसे बहा के आता है ना, तो ये मिट्टी को बहा के लाता है, और आसपास है ना मिट्टी क्या होता है, जमा हो जाता है, तो ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है, तो इसमें फसल उत्पादन है ना बहुत ज़्यादा होता है।
ठीक है। और इन नदियों के माध्यम से क्या होता है, सिंचाई होता है, तो खेती बहुत ज़्यादा होता है। और जब खेती बहुत ज़्यादा होगा तो खाना मिल रहा है तो ज़्यादा लोग बसेंगे ही। आगे देखिए, विशाल मैदानी भागों में कृषि के विकास ने बड़ी जनसंख्या को आकर्षित किया। बहुत सारे लोग क्या खेती करने लगे और अपना जी घर चलाने लगे। कई सभ्यताओं के विकास ने एशिया को मानव निवास के लिए अनुकूल बनाया, क्योंकि यहाँ बोले ना कि कई सभ्यताओं का विकास हुआ है एशिया में, इसलिए एशिया को क्या कहते हैं, सभ्यताओं का पालना कहते हैं। आगे देखिए, अनुकूल जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ने आबादी बढ़ाने में योगदान दिया। ठीक, यहाँ पर अनुकूल जलवायु है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्मी है अधिकतर भागों में। प्राकृतिक संसाधन भी बहुत ज़्यादा हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, मिट्टी उपजाऊ है, तो उस पर फल फूल सब्जी उगाया जाएगा। ठीक है, तो खाने पीने की उपलब्धता है, नदियाँ हैं, तो बस यहाँ पर जीवन निर्वहन के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इसलिए एशिया में क्या है, इसलिए एशिया में आबादी विशाल है। तीसरा देखिए, एशिया के सांस्कृतिक प्रदेशों के बारे में लिखिए। सांस्कृतिक प्रदेशों, तो देखिए एशिया को कई सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा गया। एशिया को पहला हो गया पूर्वी एशिया, फिर हो गया दक्षिण एशिया। ठीक है, इस तरह से कई क्षेत्रों में बांटा गया। तो देखिए पूर्वी एशिया हो गया, दक्षिणी एशिया हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया और पश्चिम एशिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर उत्तर एशिया नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर एशिया नहीं है। तो पूर्वी एशिया में क्या लिखेंगे, इस क्षेत्र में ना चीन आता है, जापान आता है, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया आते हैं। ठीक है, पूर्वी एशिया में। और यहाँ पे बौद्ध और ताओवादी संस्कृति का विकास हुआ है। ये सब चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया में ना बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले हैं। दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में भारत होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान इस प्रदेश में आते हैं। तो भारत के जो भी पड़ोसी देश है ना, ठीक है, नज़दीक में, तो ये सब आता है दक्षिण एशिया में, और भारत भी दक्षिण एशिया में आता है। तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध धर्म का विकास हुआ है। ठीक है, तो भारत में तो विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं। आगे देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया, तो दक्षिण पूर्व एशिया, तो देखिए ये होता है ना, ये होता है नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, इधर पूरब होता है। ठीक है, तो ये जो बीच में जो है ना, बीच में जो पड़ता है ना, उसको दक्षिण पूर्व बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व। तो इस दिशा में क्या है, इस दिशा में तो देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, म्यांमार आदि क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, आदि देश, यहाँ इस्लाम, हिंदू और बौद्ध धर्म है। आगे देखिए, अगर बात करें मध्य एशिया के बारे में, तो मध्य एशिया जैसे भारत है ना, भारत यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे उसको मध्य एशिया कहते हैं। ठीक है, भारत के ऊपर। तो देखिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि इस क्षेत्र में आते हैं, मध्य एशिया में। यहाँ मुस्लिम संस्कृति है। आधा सा तान लगा हुआ रहेगा ना, समझिएगा कि अधिकतर क्या है, मुस्लिम ही होते हैं देश। ठीक है, देखिए पश्चिम एशिया, देखिए यहाँ इजराइल हो गया, सऊदी अरब, ईरान, इराक आदि देश आते हैं पश्चिम एशिया में। ठीक है, तो पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया। ठीक है, यहाँ क्या, यह है ना इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म का केंद्र है। इजराइल में ना यहूदी लोग रहते हैं, यहूदी लोग, और सऊदी अरब, इराक, ईरान में इस्लाम लोग रहते हैं। ठीक है, मुस्लिम लोग रहते हैं, और कुछ कुछ ईसाई लोग भी रहते हैं। तो देखिए एशिया के महत्वपूर्ण देशों की विशेषताएं लिखिए। एशिया के महत्वपूर्ण देशों की तो लिखेंगे, एशिया के महत्वपूर्ण देशों की विशेषताएं निम्न है। तो इस प्रकार है, तो क्या क्या है देखिए, तो एशिया के महत्वपूर्ण देश चीन हो गया, जापान हो गया, भारत हो गया और रूस हो गया। तो ये सब क्या है, बहुत महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, पाकिस्तान और ये सब चीज़ है ना, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, ये सब छोटे छोटे देश हैं। तो देखिए चीन में क्या लिखेंगे, चीन एशिया का दूसरा बड़ा आबादी वाला देश है। पहले नंबर पे कौन आता है, भारत आता है। यहाँ से रेशम, चाय, ठीक है, बर्तन और कागज जैसी बहुत सी चीजें, बहुत सी खोजें हुई हैं। ठीक है, कागज का खोज यहीं हुआ, रेशम का खोज यहीं हुआ, और चाय यानी चाय पत्ती का खोज यहीं हुआ। बौद्ध धर्म और ताओवाद यहाँ प्रमुख धर्म है। ठीक है, तो चीन में क्या बौद्ध धर्म है और ताओवाद धर्म है। जापान देखिए, जापान एक आधुनिक और तेजी से विकसित देश है। तो जापान में क्या मेट्रो ट्रेन चलता है बहुत बहुत ज़्यादा, तो उसी के से क्या इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर भारत में भी मेट्रो ट्रेन चलाया गया। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और उच्च तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी है। और वहाँ से, यहाँ से ना, जापान से बहुत सारा मोबाइल भी बनता है। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के सेंस में ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तो जापान में बहुत ज़्यादा बनता है। यहाँ शिंटो और बौद्ध धर्म प्रचलित हैं। तो बौद्ध धर्म चीन में भी है
और जापान में भी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या, चीन में ताओवा धर्म था और जापान में क्या, शिंटो धर्म। अब आते हैं भारत। तो भारत में ना एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में लोकतंत्र है, ठीक है। यहाँ पर जनता के द्वारा चुना गया सरकार होता है। यहाँ विविध जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों का समागम है, यानी एक दूसरे में मिला हुआ। यहाँ पर भारत में क्या, विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं और विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई आदि धर्म यहाँ प्रचलित है, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो गया, बौद्ध धर्म के हो गया, जैन धर्म के हो गए, पारसी हो गए, ये सब। आगे देखिए रूस। रूस है ना एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ एक विशाल देश है। तो याद रखिएगा रूस जो देश है ना एशिया में भी पड़ता है और इसका कुछ भाग यूरोप में भी पड़ता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से ना दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस, ठीक है। तो ये ऐसे दिखेंगे ना जैसे भारत है, ऐसे जैसे मान लेते हैं कि ये भारत का मैप है। तो यहाँ पर क्या तिब्बत है और तिब्बत पे अधिकार कर लिया चीन, ठीक है। चीन के ऊपर है ना ऐसे क्या मंगोलिया है, ठीक है, मंगोलिया। तो हो गया मंगोलिया। और इसके ऊपर है ना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रूस है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ना कुछ भाग इसका एशिया में पड़ता है और कुछ भाग क्या यूरोप में पड़ता है, ठीक है। तो रूस का, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यह रूस है ना एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ देश है, ठीक है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।